powered by Gianna Fresh, Crazy Cricket। नमस्कार, आप सभी के पसंदीदा शो यानी डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आईपीएल के सीजन में आज डबल धमाका है क्योंकि आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और उसके ठीक बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। इन दोनों ही मुकाबलों में क्या कुछ हो सकता है और हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं इन मुकाबलों को लेकर और कौन सी टीम आज भारी पड़ती दिखाई देती है और क्या कुछ खास इंटरेस्टिंग हो सकता है, उस पर चर्चा के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुखदेव सिंह गुम्मन सर, आप बहुत बेहतर तरीके से परिचित हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और उनके साथ साथ एक खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं श्री पल्लव विजयवर्गीय जी, जो कि जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की। लेकिन कल जो मुकाबला खेला गया था और एक बार फिर चेन्नई यानी धोनी के धुरंधरों ने जिस अंदाज में धमाकेदार जीत दर्ज की है वो बता रही है कि ये टीम इस सीजन में कितनी आगे है। सर, क्या कहेंगे? डेफिनेटली एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ में सीएसके खेल रही है। कल भी जैसे हमने कहा था कि सोरिंग हाई सीएसके वर्सेस सिंकिंग सनराइजर्स के बीच में ये मैच था। एक टीम जो एक मैच हारने के बाद में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अपने प्लेयर्स के ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ले रही है, और दूसरी टीम जो फॉरेन प्लेयर्स को छोड़ के इंडियन प्लेयर के साथ में कुछ भी जस्टिस नहीं कर पा रही। कल सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीता और बैटिंग करनी चालू करी, तो उस समय लगा कि शायद वो टीम वापस से लय में आ गई है। चेन्नई के बाद में एक ऐसे विकेट पर आकर खेलना जहाँ पर बॉल बैट पे आ रही थी और बैटिंग बहुत इजी दिख रही थी, और हमें लग रहा था कि शायद ये चेंज ऑफ फॉर्चून है सनराइजर हैदराबाद के लिए कि वो लोग इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एक अच्छा स्कोर पोस्ट कर पाएंगे और जिसके कारण से सीएसके अंडर प्रेशर आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली सीएसके ने बॉलिंग जो डेथ ओवर्स में थी वो अच्छी करी, और इनिशियली भी अगर हम बोलें तो डेविड वार्नर ने बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक्सेप्ट भी किया कि वो इस हार का ऑनर्स अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत स्लो बल्लेबाजी करी। उन्होंने जो भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी वो सीधा फील्डर्स पे गए, इन द बार्गेन उनको कम रन बने, और 171 रन का स्कोर इस दिल्ली के विकेट के ऊपर मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 रन शॉट था और वही हार की वजह बनी। पल्लव सर, इस बार हम जो चेन्नई की टीम देख रहे हैं एक पुरानी लय में दिखाई दे रही है। पिछला सीजन जो बहुत ज़्यादा मायूसी भरा रहा था, लेकिन इस बार खिलाड़ियों के चेहरे भी उनका कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सभी चेहरे खुश मिजाज दिखाई देते हैं, एक उत्साहित दिखाई देते हैं। बात है रविंद्र जडेजा की करें या उनके सभी जो खिलाड़ी हैं, लेकिन लग रहा है कि ये टीम इस बार फ्रेश है और काफ़ी प्लानिंग के साथ उसे एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से कर रही है। देखिए, चेन्नई अपने जो चिर परिचित अंदाज में खेलती आई है वो बहुत ज़्यादा अपने इंडियन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होती है, वो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा कम डिपेंडेंसी रखती है। महेंद्र सिंह धोनी ले लीजिए आप, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू, इस टाइप के प्लेयर्स को वो शुरू से कंटिन्यू करती चली आ रही है। चेन्नई सिर्फ पिछला सीज़न छोड़ दें जो देश के बाहर खेला गया था, वहाँ पर वो अपने सुरेश रैना जैसे कुछ प्लेयर्स को मिस कर रहे थे, इस कारण से उनका पिछला सीज़न बस खराब गया। इस सीज़न में फिर वो अपने ही एक तरीके से जो उन्होंने एक लिमिट अपनी तय कर रखी है कि भारतीय क्रिकेट ग्राउंड्स में, भारतीय पिचेस पे उनको किस तरीके के प्लेयर चाहिए और किस तरीके से वो अपने गेम को प्लान करते हैं, वो वापस से उनको लय मिल चुकी है। सर, सीएसके की सलामी बल्लेबाजी भी यहाँ पर ठोस दिखाई देने लगी। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, फाफ डुप्लेसिस की बात करें, ये एक अच्छा साइन है आने वाले समय के लिए इस टीम। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले 3 मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। यंगस्टर है, पिछले टूर्नामेंट में भी अगर हम देखेंगे तो सीएसके दुबई में इतना अच्छा नहीं कर पाई थी, और जबकि अगर हम उनके गिने चुने परफॉर्मर्स में से देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ एक था जिसने 2-3 50s भी मारी थी। कल बहुत अच्छा उन्होंने खेला, दोनों ओपनर्स ने 129 रन की पार्टनरशिप करी, और जो कारण था कि बाद में उनके बैट्समैन जो है वो इजीली जाकर ये मैच जीत पाए। चेन्नई की कुछ कमजोरियां हम जो गिन रहे थे उनमें से एक ओपनिंग पार्टनरशिप थी, और उसके बाद में कुछ बैट्समैन जिस तरीके से अंबाती रायडू की हमने बार बार बात करी कि वो स्कोर इस टूर्नामेंट में नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है 1-2 प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो चेन्नई के सारे प्लेयर ही इन फॉर्म हैं, और यही कारण है कि वो 6 में से 5 मैच जीत के अंक तालिका में फिर से उन्होंने अपनी 1 नंबर की पोजीशन जो है रिगेन कर ली है, जो कि आरसीबी ने पिछले मैच में जीतने के बाद
आरसीबी 1 नंबर पे थी, सीएसके 2 नंबर पे थी। कल का मैच जीतने के बाद सीएसके फिर से 1 नंबर पॉइंट टेबल पोजीशन पे आ गई। यानी यह अंक तालिका में भी विराट और धोनी की टीमों के बीच में शानदार कंपटीशन देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं आज होने वाले डबल डोजर मुकाबलों की। तो पहला मुकाबला खेला जाएगा मुंबई वर्सेस राजस्थान। मुंबई यहां पर लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है और 5 में से महज 2 मुकाबले जीते हैं। और अगर आज ये टीम मैच हारती है तो हार की हैट्रिक का दर्द भी मुंबई को झेलना पड़ेगा, खासतौर पर जब टीम का मिडिल ऑर्डर संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। तो काफी कुछ दारोमदार इस बार उन खिलाड़ियों पर होगा जो अब तक फॉर्म में दिखाई नहीं दिए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में फिलहाल काफी नीचे है और अगर आज मुंबई को हराती है तो जरूर चौथे नंबर या 5वें नंबर का स्थान सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा आज के दूसरे मैच के नतीजे का। सर, मुंबई 5 बार की खिताबी टीम, लेकिन इस बार प्रदर्शन पूरी तरीके से मायूसी भरा है। बिल्कुल ठीक बात है। हम बार बार कहते आए हैं कि इस टूर्नामेंट में होम एडवांटेज ना होना एक बहुत ही सरप्राइज तरह के रिजल्ट्स ला रहा है। हर टीम अपनी टीम की कॉम्बिनेशन जो है वो अपनी घरेलू विकेट्स को देखते बनाती है, क्योंकि अब ये एडवांटेज आपके पास नहीं है और आपको दूसरी जगह पे जाकर खेलना है जो न्यूट्रल ग्राउंड्स है आपके लिए। तो वहाँ जैसी कंडीशन होंगी आपको उसके हिसाब से खेलना है। अभी तक अगर हम बोलें तो मुंबई के सारे मैचेस जो थे वो चेन्नई में थे। चेन्नई जैसे कि हमने देखा स्लो स्लगिश विकेट है और स्ट्रोक मेकर्स के लिए जो लंबे स्ट्रोक मारते हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं था। बट अब कारवां वहाँ से अहमदाबाद आ चुका है और दिल्ली में आ चुका है। तो अहमदाबाद में भी अगर हम देखें तो विकेट्स जो हैं वो बड़ी सरप्राइजिंग तरह की हैं। पहले मैच में हमने देखा पंजाब सिर्फ 123 रन बना पाई। दूसरे मैच में हमने देखा तो आरसीबी ने 171 पोस्ट किया और उसको लगभग 1 रन से डीसी चूक गई। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज इस तरह की विकेट पे जब बैटिंग करता है तो अपने आप से वो श्योर नहीं होता है कि क्या उसको रन बनाना है या अपना विकेट रोकना है। उसके बाद में वहाँ पे कंडीशंस भी ऐसी हैं कि 10 ओवर के बाद में ड्यू फैक्टर आ जाता है। तो दोनों टीम के लिए डिसएडवांटेज है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने टॉस जीता है और दूसरी टीम को आप पहले बैटिंग करा दीजिए ताकि आपके बॉलर सूखी बॉल से कर लें। तो 10 ओवर आपको एडवांटेज है कि सूखी बॉल से बॉलिंग करेंगे, उसके 10 ओवर बाद आपके पास फिर से गीली बॉल आने वाली है। तो कोई मेरे हिसाब से टॉस जीतना कोई बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो अहमदाबाद में नहीं होगा। दोनों टीम की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई अपना ये अभी तक का दयनीय प्रदर्शन को भूलकर अपने मिडिल ऑर्डर को फिर से स्कोर करता हुआ देखना चाहेगी और उसी तरह से राजस्थान रॉयल जो है उनको भी अपना खोया हुआ टच, जबकि वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो लगभग पॉइंट टेबल में बॉटम पे हैं। और मुंबई के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके मेन बैट्समैन स्कोर करें, कम से कम उसको असेस करेंगे किस तरह से खेलना है। दोनों में अगर हम बॉलिंग में कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल की जो बॉलिंग है वो डेथ ओवर्स के लिए बहुत पुअर है, बहुत सारे रन खाते हैं वो लोग, यही कारण है कि अपोजिशन ज़्यादा स्कोर करती है। मुंबई बॉलिंग में अगर हम बात करेंगे तो मुझे बहुत कॉम्पैक्ट नज़र आती है कि उनके पास में बुमराह है, बोल्ट है, स्पिनर्स हैं, राहुल चार बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स हैं, कैरन पॉलर्ड हैं वो बीच में वो डाल रहे हैं, कुणाल पंड्या है वो अच्छी स्पिन कर रहे हैं। तो जो बॉलिंग यूनिट उनका है वो अच्छा काम कर रहा है। बट कहीं ना कहीं इट इज़ हाई टाइम दैट रोहित शर्मा शुड स्टैंड हाई। खुद उनको एज ए कैप्टन एक लंबी इनिंग खेलनी चाहिए ताकि उसके आसपास बैट्समैन रोटेट करें और उनके बल्लेबाजों का खोया हुआ विश्वास फिर से वापस लौटे। तो कुल मिलाकर मुंबई के लिए आज का मैच एक अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि रिकॉर्ड जो अब तक इस सीजन में रहा है इस टीम का वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा है। हालांकि चेन्नई मायूसी भरा ये मैदान रहा क्योंकि यहाँ नतीजे पक्ष में नहीं आए। चूंकि अब मैदान बदला है, दिल्ली के ग्राउंड पर ये टीम मैदान में होगी तो एक उम्मीद की जा सकती है कि विकेट में बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं हौसलों में भी तब्दीली दिखाई दे। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो मुंबई को डरा सकते हैं और उसमें डेथ ओवर्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ये टीम ऐसी है जो डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा रन बनाती थी इससे पहले के सीजन में। लेकिन बात की जाए अभी की तो ये सीजन इतना ज्यादा खराब रहा है कि महज 7.45 प्रति ओवर की औसत से ही ये टीम डेथ ओवर में रन बना चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक पूरा टीम का मिडिल ऑर्डर है संघर्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी जरूर है कि राजस्थान रॉयल्स पूरी 8 टीमों में से एक ऐसी टीम है जिसने डेथ ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं, वो भी 11.51 की औसत से। यानी मुंबई
जो सबसे कम डेथ ओवर में रन बना पाई है, और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जिसने सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं। पल्लव सर, ये तो एक मौका है जब तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। बिल्कुल बदली जा सकती है। जैसे मुंबई इंडियंस का आप 5 मैच का रिकॉर्ड उठा करके देख लें, ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी सिर्फ एक मैच में ही अच्छी रही जहां पे क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा ने रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में अगर आप 1 डाउन 2 डाउन देखें तो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ये बहुत कॉम्पैक्ट लगते हैं। मुंबई इंडियन के साथ इस सीजन में सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और कैरन पोलार्ड जो बाद में जाकर के तेजी से रन बनाते थे, ये अभी तक अपनी छाप छोड़ नहीं पाए इस टूर्नामेंट में। इसी के कारण मुंबई आज आपको स्ट्रगल करते हुए दिख रही है कि 5 मैच में से सिर्फ 2 ही मैच जीती है। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो सिर्फ राहुल चहर अभी तक स्पिन बॉलिंग में अपना प्रभाव छोड़ पाए हैं। जसप्रीत बुमराह रन रोक लेते हैं लेकिन विकेट नहीं ले पाए हैं। ट्रेंट बोल्ट उनका जितना साथ देना चाहिए उतना दे नहीं पाए हैं अभी तक। अब जो पिच चेंज हुआ है, ये दिल्ली में आए हैं, आज दोपहर का मैच है तो थोड़ा इनको टर्निंग पिच मिल सकता है। बाकी के पिच बाद में इनके सारे मैच नाइट में होंगे तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो ड्यू फैक्टर बड़ा यहाँ पर मैटर कर सकता है, और यही वजह है कि टॉस की अहमियत भी इस मुकाबले में काफ़ी बढ़ जाएगी। सर, राजस्थान रॉयल्स, एक तो कई खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं कमर टूटी है इस टीम के, हौसले बुलंद जो थे अब तक उस पर फर्क पड़ा है, हम प्रदर्शन में भी देख रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके क्या आज संजू सैमसन और उनके साथ जो सितारों से बड़ी टीम है मुंबई के खिलाफ कुछ बेहतर कर पाएगी? क्योंकि बटलर और सैमसन सबसे ज़्यादा जवाबदारी इन्हीं के कंधे पर होगी। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में डेविड मिलर हैं, मिडिल ऑर्डर उनके पास ठीक है जो खेल सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस विकेट के ऊपर है कि ये बैटिंग विकेट है। कल हमने देखा कि किस तरह से 171 रन बने और 171 रन बहुत इजीली चेस कर लिए गए, और टॉस फिर भी यहाँ महत्वपूर्ण है अगर आप डे मैच की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बोलते हैं कि जो बैटिंग सेकंड है उनने 7 में से 5 मैच जीते हैं, कि ये है कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। आप अगर बैटिंग करते समय जितने भी रन बनाते हैं तो दूसरी टीम उसको चेस करने में पॉसिबल हो पाई है। तो बैटिंग विकेट है, दोनों टीम के बैट्समैन जो है उनको एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा कि हम मुश्किल विकेट से उठ के एक अच्छे विकेट पे आ गए हैं। जहाँ तक बॉलर हैं उनके लिए ये एक थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि एक फ्लैट विकेट है। पिछले मैच में हमने देखा कि सिर्फ दोनों में से 3-3 विकेट गिरे। 40 ओवर के मैच में 6 विकेट गिरना और 350 रन से ऊपर बनना, ये अपने आप में बताता है कि उस विकेट का नेचर कैसा है। दर्शकों के लिए ये अच्छा है कि आपको एक आतिशबाजी वाली बैटिंग वहाँ देखने को मिलेगी, रन बनेंगे, बट बॉलर्स के लिए यहाँ बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे मैं दोनों ही आप अतिथियों से एक सवाल पूछना चाहूँगा जिस पर हम बीच में लगातार शो के दौरान चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से कोविड का जो एक असर है वो अब एम्पायर्स तक भी पहुँच चुका है। आलम यह है कि इंदौर के ही एम्पायर जो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं IPL में, नितिन मेनन, उनकी धर्मपत्नी और माताजी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके कारण उन्हें अब सीजन छोड़कर इंदौर लौटना पड़ा है। इंदौर आ चुके हैं वो, तो निश्चित तौर पर पहले तो हम कामना करते हैं कि जल्द से उनके परिजन स्वस्थ हों और एक बार फिर वो आने वाले समय में जो भी सीज़न खेला जाएगा, जो भी टूर्नामेंट हो, उसमें सेवाओं के लिए हाजिर रहें। और दूसरी तरफ एम्पायर राइफल भी अपने वतन लौटना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने चूँकि भारत से जो फ्लाइट जारी है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो उन्हें फिलहाल इजाज़त नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक असर मनोवैज्ञानिक तौर पर अब जिस तरह से संक्रमण भारत में फैल रहा है वो खिलाड़ियों और यहाँ तक कि एम्पायरों पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है। सर, ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि नितिन मेनन जी की हमने बात करी, उनके परिवार में कोविड से जूझ रहे हैं, तो जो उन्होंने डिसीज़न लिया है, मुझे पर्सनली मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि आप अपने परिवार में जब परिस्थितियाँ इस तरह की हों जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ पे, तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली को समय देना चाहिए। हाँ, आपकी जो बाकी असाइनमेंट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो आप कभी भी देख सकते हैं, वो ड्यूटीज़ ख़त्म नहीं होंगी, पर इन केस अगर निगलेजेंस होती है, घर में कोई लॉस होता है,
वो लॉस कभी वापस से रिपेयर नहीं हो सकता है। दोनों एम्पायर की परिस्थितियाँ अलग हैं, एक के घर में प्रॉब्लम है और दूसरे में उनका देश जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो बार बार अपने सिटीजन से, अपने निवासियों से ये कह रहा है कि आप वापस लौट आएँ, वरना बाद में अगर इंडिया में लॉकडाउन लंबा लगता है, फ्लाइट्स नहीं होती हैं, तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। जबकि BCCI ने सब प्लेयर्स को ये आश्वासन दिया है कि आप इसकी चिंता ना करें कि आपको फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी, हम आप सब लोगों के जाने की व्यवस्थाएं करेंगे, आप तो अपनी ड्यूटी दें। बट ये एक मुश्किल समय है सबके लिए, खिलाड़ी हों, इंसान जो हैं वर्ल्ड वाइड इससे जूझ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पेंडेमिक ओवर होगी और पूरा विश्व जो है फिर से खुशहाल होगा। पल्लव सर, आप एक लंबा क्रिकेटिंग आपका अनुभव रहा है, रणजी में भी आपने अपना प्रदर्शन किया है, टीम का हिस्सा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये वाला दौर कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि खाली स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे, बायो बबल जैसा सिस्टम होगा जिसमें तमाम रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उसके बाद जब संक्रमण इस तरीके से फैल रहा है तो खिलाड़ियों का जाना, एम्पायर्स का जाना, ये कितना ज़्यादा एक जो प्लेयर्स मैदान में उतरते हैं उनके लिए एक परेशानी और मानसिक तनाव का कारण बनता है। देखिए, मानसिक तनाव का कारण तो नहीं बनना चाहिए, ये सब अपने निजी फैसले हैं। किसी के घर में अगर कोई उनका परिजन बीमार है तो ठीक है, वो टूर्नामेंट छोड़ देंगे, लेकिन ये सारे प्लेयर्स जो हैं प्रोफेशनल हैं, सबको अपनी ड्यूटीज़ मालूम है, अपनी फ्रेंचाइजी के प्रति ड्यूटीज़ मालूम है। कंडीशन है, पेंडेमिक है, तो अगर उससे आपको जूझना पड़ेगा और इस स्तर पर अगर आपको खेलना है तो यह मेंटल टफनेस रखना आपको ज़रूरी है। इन परिस्थितियों से जो जीत करके ही आगे बढ़ सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं आत्मबल और मनोबल बढ़ाकर रखना पड़ेगा, तभी इस महामारी के खिलाफ हम महातैयारी के तौर पर उतर सकेंगे। और अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे मुकाबले की, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर। बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की तो फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीम, और दूसरी तरफ केकेआर की बात की जाए तो ये टीम भी फिलहाल बहुत ज़्यादा, जितने खिलाड़ी अच्छे सितारे खिलाड़ी मौजूद हैं, अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मुकाबले में 1 रन से पराजय का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ केकेआर ने अपना पिछला मुकाबला जीत लिया था। सर, पिछले मैच के आधार पर क्या कोलकाता फाइट देने की स्थिति में रहेगी दिल्ली कैपिटल्स को? हाँ, देखिए, इस मैच में मैं ऐसा बोलूँगा कि दिल्ली जो है सारे एसेस होल्ड करती है, बट ये बड़ी बात नहीं होगी कि जो केकेआर है वो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट इसमें आपको है ला सके। मुझे बिल्कुल होप है। देखिए, ये जो विकेट है वो कहीं ना कहीं जो केकेआर की बॉलिंग लाइनअप है उसको सूट करता है। और दिल्ली की हम बात करें तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा खेल रही है। अभी तक 6 मैचेस में से उनके 8 पॉइंट हैं। उन्होंने 6 में से 4 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। अनफॉर्चुनेटली 1 रन से पिछला मैच वो लोग हारे। केकेआर की बात करें तो 6 मैच में से उन्होंने 2 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। समहाउ उनका जो मिडल ऑर्डर है केकेआर का, वो अभी तक प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाया, इतना डिवास्टेटिंग, इतना खतरनाक होने के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट उनसे ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि आप अच्छा अपना प्रदर्शन करें, टीम के लिए कम से कम सम्मानजनक स्कोर करें, ताकि इस तरह की विकेट जो है, जो आपके टाइप के स्पिन बॉलर्स, मिस्ट्री बॉलर्स, उनको हेल्प करती है। और ये कोई बड़ी बात आज नहीं होगी कि आपको देखे कि केकेआर आज ये मैच जीती। पल्लव सर, लेकिन यहाँ एक बात बेहतर है कि दिल्ली के लगभग सभी खिलाड़ी अपने क्षमता के अनुरूप दिखाई दे रहे हैं। ओपनिंग पेयर की बात की जाए तो सबसे बढ़िया चल रही शिखर धवन, पृथ्वी शॉ अच्छी तरीके से अपनी जवाबदारी का निर्वहन कर रहे हैं। शिमरन हेटमायर, इससे पहले वाले मुकाबले में हम लोग मान रहे थे कि उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने बता दिया कि ये खिलाड़ी कितना दम रखता है। तो ये केकेआर के लिए कितनी बड़ी परेशानी रहेगी, या फिर जैसा सर ने बताया कि गेंदबाजी जिस तरह की केकेआर के पास है उसके अनुकूल विकेट है, लेकिन बल्लेबाज भी यहाँ पर धाकड़ है, तो किस तरह का कॉम्पिटिशन आज हमको रोमांचक देखने को मिल सकता है? देखिए, पिच की कंडीशन को पढ़ते हुए अगर आप टीम को खिलाते हैं, अपना बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन उस पिच की कंडीशन के हिसाब से प्रॉपर रखते हैं, तब तो आपको परेशानी नहीं आएगी। जब आपकी बॉलिंग लाइनअप आउट ऑफ फॉर्म होती है, तभी सामने वाली आपके अपोनेंट की बैटिंग आपके ऊपर हावी होती है। केकेआर के पास बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी है, लेकिन जिस फॉर्म के साथ उसको बॉलिंग करना, अभी तक टूर्नामेंट में वो फॉर्म नहीं दिखा, नहीं उनके बैट्समैनों का उतना फॉर्म दिखा है। नीतीश राणा को छोड़ दें तो उनके बल्लेबाज टुकड़ों टुकड़ों में प्रदर्शन करते आए। खुद कप्तान का इतना बड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं देखने को मिला। मेन बैट्समैन उनके आंद्रे रसेल हुआ करते थे, 1 या 2 पारी ही अच्छी खेल पाए, लेकिन वो मैच नहीं जीता पाए हैं।
बॉलिंग में सबसे ज़्यादा केकेआर को डिपेंड अभी तक रहना पड़ रहा है, तो अपनी स्पिन बॉलिंग वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि हम स्पिनर्स में किस पे डिपेंड करें। कभी वो सुनील नारायण को खिलाते हैं, वो पीयूष चावला जैसे गेंदबाज को पिछले साल रिलीज़ कर चुके हैं जो कि उनका मेन हिस्सा था। अभी वो ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग के ऊपर अब भरोसा करना है, प्रदीश कृष्णा को लेकर के, शिवम मावी को लेकर के खिला रहे हैं। जब तक इस टूर्नामेंट में वो अपना अनुभव नहीं प्राप्त कर लेते तब तक उनके लिए प्रदर्शन कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और विशेषकर अच्छे मैचों में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर दिल्ली के लिए यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कितना कुछ आज फिर दारोमदार होगा इस सलामी जोड़ी पर? डेफिनेटली देखिए, किसी भी टीम की सलामी जोड़ी अगर इस तरह के फॉर्म में हो, मैं बोलूँगा शिखर धवन सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ऑल्दो पर्पल कैप अभी फॉक डुप्लेसी को पिछले मैच में 50 करने के बाद मिली है, और जबकि दिल्ली ने अभी एक मैच कम खेला हुआ है। मुझे लगता है इस मैच में वो अच्छा प्रदर्शन करके फिर से अपनी पर्पल कैप को वापस लेंगे। और उसके बिना अगर हम बात करें तो जो उनके बाकी बैट्समैन भी हैं, हम ऋषभ पंत की बात करें, उन्होंने 50 किया, हेटमायर ने 50 किया। हम खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि एक एमपी की जो फाइंड है आवेश खान और एक अमित मिश्रा जो है, ये दोनों की बॉलिंग फॉर्म जो है वो इनको इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर आप बाहर रखते हैं या उसको एज ए बैट्समैन यूज कर सकते हैं रादर देन यूजिंग ए बॉलर। अब देखिए एनरिच नोकिया जैसा बॉलर उनके पास में जो बाहर बैठा हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली आज सोच रही होगी कि एनरिच नोकिया को आज वो खिलाएंगे, और मुझे लगता है उनका जो बॉलिंग स्टाइल है वो जितनी स्पीड से वो बॉल करते हैं और जितनी एक्यूरेसी से करते हैं, तो वो इस विकेट के ऊपर जो है दिल्ली के लिए, दिल्ली को बहुत बड़ा एडवांटेज दिला सकते हैं। सर लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत की कप्तानी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, कई ऐसे डिसीजंस है। इसके पहले वाले मुकाबले में भी हमने देखा कि उन्होंने अमित मिश्रा की बजाय स्टोइनिस को ओवर दिया, और वहाँ फिर एबी डिविलियर्स ने किस तरीके से उस ओवर में जीत की आधारशिला रख दी, तो कई सवाल उठे। यहाँ पर क्या कुछ खास परिवर्तन अपनी कप्तानी में, अपनी सोच में करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है आपको ऋषभ पंत? देखिए, मैच कंडीशन के अनुसार ही कप्तान सोचता है। नो डाउट उनकी बैटिंग जैसी चलती आ रही थी अभी टूर्नामेंट में, वो स्टार्टिंग के कुछ विकेट पिछले मैच में उन्होंने गंवा दिए थे, जिसके कारण बाद में प्रेशर आया ऋषभ पंत और हेटमायर के ऊपर, और वो एक रन से मैच हार गए। ज़रूरत है मैच की कंडीशन के अनुसार तुरंत डिसीजन लेने की। जहाँ तक कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं, वे अटैकिंग कैप्टनशिप तो हैं पर अनुभवहीन है। अनुभव आएगा तब जाकर के वो अपनी गलतियां सुधार पाएंगे। हालांकि एक बड़ा बेंच स्ट्रेंथ बाहर बैठा हुआ है, रिकी पोंटिंग और प्रवीण आमरे जैसा ग्रेट थिंकर उनके पास हैं, तो वो उन गलतियों को हो सकता है इस मैच में सुधरवा दें। और आज के तो 2 मुकाबले हैं, लेकिन कल भी एक शानदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल पंजाब किंग्स की टीम भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, यानी केएल राहुल और विराट कोहली के बीच एक शानदार जंग देखने को मिलेगी। सर कल के मैच की संक्षिप्त में टिप्पणी क्या करना चाहेंगे आप? दोनों टीम अच्छी हैं। आरसीबी नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है, एक मैच हारे वो अभी तक, 6 में से 5 मैच जीते हुए हैं। और पंजाब की बात करें तो अभी भी अपना विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढने में लगे हुए हैं, बट उनके पास में अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छी टीम है। मुझे लगता है कि दोनों टीम लगभग एक जैसी हैं। एक थोड़ा सा फ़र्क है कि जब आप फॉर्म में होते हैं तब आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो और निखर कर आता है, और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब आपका माइंडसेट थोड़ा सा शेकी, थोड़ा सा नर्वस होता है, क्योंकि आप थोड़ा सहज कर समझ कर खेलते हैं, और सहज समझ कर जितनी देर लगती है उतनी देर काफ़ी देर कर चुकी होती है। तो मुझे लगता है आरसीबी को एडवांटेज है इस मैच में, बट 2020 फटाफट क्रिकेट कुछ भी कर सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। सर क्या कहेंगे? देखिए, आरसीबी की इस समय बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, और आरसीबी के शुरू से अगर आप देखें फर्स्ट सीजन से लेके आखिर तक, तो आरसीबी फ्रेंचाइजी अपनी बल्लेबाजी के ऊपर जो धन खर्च करती है वो अपनी बॉलिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं करती। अभी तक आरसीबी की बॉलिंग को उसकी बैटिंग ने ढक रखा है। किसी अच्छे मैच में किसी दिन ये एक्सपोज हुई तो फिर दिक्कत आएगी। बैटिंग तो बहुत अच्छी है। तो बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी में फिलहाल जो कमजोरी है वो ढकी हुई है, हमारे एक्सपर्ट का कहना है, लेकिन दूर कर ली जाए तो अच्छा है, क्योंकि आने वाले सीजन में अभी काफी कुछ बचा हुआ है। और अब जाते जाते हमारे एक्सपर्ट की चॉइस जान लेते हैं सर, MI RR।
देखिए, क्योंकि मुंबई जो है 5 साल के विनर हैं, 5 ईयर्स आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, पिछली 2 बार जीते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जब इतनी बड़ी टीम, जिसके लिए हम इस बार ये सोचे थे क्या ये तीसरी बार हो गई कि आईपीएल मुंबई लगातार जीत जाएगी, तो जब वो इस तरह की टीम खेलती है, देखा जाए तो टीम में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ एक, मैं बोलूँगा कि जिस कंडीशन पे आप खेल रहे हैं, आप उसके साथ अगर असमंजस नहीं बिठा पाए हैं तो आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। बट अब मुझे लगता है कि देयर इज अ चेंज ऑफ फॉर्चून, वो उनको उस तरह की बैटिंग विकेट मिल गई हैं जैसे पे वो खेलते हैं। आज आपको एक डिफरेंट मुंबई दिखाई देगी, इसलिए मैं ये सब देखते हुए और केकेआर की परफॉर्मेंस देखते हुए कि जो थोड़ी डिप्लीटेड है, 3 इंटरनेशनल स्टार प्लेयर्स जो हैं वो उनको छोड़ चुके हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, और टीम की परफॉर्मेंस भी जो है वो ऑन ऑफ टाइप चलती है, तो उसको देखते हुए आज के समय में मुझे लगता है कि मुंबई टीम विल इमर्ज एज अ विनर टुडे। सर, बिल्कुल डेफिनेटली मुंबई का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अपने फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड है। उन्होंने भारतीय लाइनअप देखें तो संजू सैमसन को देख लें तो युवा और अनुभवहीन भारतीय लाइनअप है। आप शिवम दुबे, रेयान पराग, राहुल तेवटिया, इन जैसे बल्लेबाजों से आप बड़े मैच नहीं जीत सकते। आज कल का जो दिल्ली का पिच था वो ड्यू फैक्टर से ज़्यादा इफेक्ट था क्योंकि रात में मैच था। अभी दिन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। ये पिच वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा कि कल रात को कर रहा था। आज डेफिनेटली बॉल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में स्पिन बॉलिंग को मदद भी देगा। तो ये सब देखते हुए, ये कंडीशन देखते हुए आपको प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन लेकर के खेलना पड़ेगा। मुंबई इंडियन का पलड़ा तो डेफिनेटली भारी है। सिर्फ हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और कैरन पोलार्ड, ये 3 बैट्समैन में से अगर कोई एक भी चल निकला तो बाद में ये लंबा स्कोर बना देते हैं। दूसरे मैच की बात कर लेते हैं सर, डीसी के क्या है? डीसी बहुत अच्छा खेल रही है। पिछला मैच भी उन लोगों ने 1 रन से ही हारा, 170 रन बनाए। उस तरह की विकेट पे जो नॉर्मली डिफिकल्ट विकेट है बैटिंग करने के लिए, उनको एक एडवांटेज है। उन्होंने एक मैच इस विकेट पे खेला हुआ है और केकेआर अपना पहला मैच इस विकेट पे खेलेगी, तो मैं दिल्ली के साथ जाना चाहूँगा। सर, देखिए दिल्ली डेफिनेटली सही बात है। दिल्ली की आप बैटिंग लाइनअप भी देख लीजिए, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, खुद स्टीव स्मिथ, बाद में आते शर्मा, नेटमायर और ऋषभ पंत, ये पूरा मैच को बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। और उनके पास बॉलिंग भी नपी तुली है इस समय। आवेश खान, अमित मिश्रा, उसके साथ में आप अगर देखें स्टॉइनिश भी नई बॉल से कुछ ना कुछ अच्छा मदद कर देते हैं। तो डेफिनेटली दिल्ली का पलड़ा भारी है। केकेआर थोड़ी लड़खड़ाई हुई है, उनका टीम कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं बन पा रहा है। तो कुल मिलाकर जिन 2 टीमों के सामने आज मुंबई और दिल्ली का मुकाबला है, तो वो प्रदर्शन के आधार पर ये टीम एक लय पा सकती है, ये हमारे एक्सपर्ट का कहना है। क्योंकि मुंबई आज जब राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी तो चाहेगी कि अपना सफर यहाँ से सुधार लिया जाए। एक मौका है, विकेट भी बदला है, ग्राउंड भी बदला है, तो उम्मीदें भी बदली हुई रहेगी और देखना खास होगा कि क्या मुंबई के खिलाड़ी अपने क्षमता के अनुरूप आज मैदान पर प्रदर्शन कर पाते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की, तो केकेआर चाहेगी कि दिल्ली जैसी वजनदार टीम को हराने के साथ अपने हौसले बुलंद कर लिए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स भी मानने कहां वाली है। आखिर ये टीम भी जिस तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखे हुई है, इतना आसान केकेआर के लिए कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से बाहर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो ही निकलें। समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं हम कि जल्द ही सब कुछ बेहतर होगा। इसलिए जरूरी है संयम रखने के साथ साथ संयमित जीवन जीने की। तो एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें और हल्के से भी मामूली से लक्षण दिखाई देने पर अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा लें ताकि प्राथमिक उपचार शुरू हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होती है, लेकिन डीजीआना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। Powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket।